बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोइंग टू स्टार्ट विद एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन हमारे पास उसके 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले डायलेशन ऑफ स्मॉल वेसल्स यानी कि कैपिलरीज की होगी वेजोडाइलेशन। उसके बाद इंक्रीज होगी परमेबिलिटी ऑफ माइक्रोवेस्कुलेचर यानी कि कैपिलरीज की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और तीसरी होगी इमिग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट फ्रॉम द माइक्रो सर्कुलेशन टू द साइट ऑफ इंजरी। यही हमने इन्फ्लेमेशन भी कहा था कि वेस्कुलराइज टिश्यू के अंदर सेल्स जो है वो वेसल से निकल के साइट ऑफ इंजरी पे जाएंगे, डब्ल्यूबीसी वगैरह। इसके अंदर क्या हो रहा है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर 3 स्टेप हैं। सबसे पहले वेसल के अंदर वेजोडाइलेशन होगी माइक्रोवेस्कुलेचर में, और उसकी परमेबिलिटी सेकंड पे इंक्रीज कर जाएगी। और थर्ड पे ये होगा कि उसके अंदर से सेल जो है वो रिक्रूट करेंगे, बाहर निकलेंगे और साइट ऑफ इंजरी के ऊपर जाएंगे। अब ये प्रोसेस क्या होगा, वेस्कुलर चेंजेस जो है वो क्या आएंगे एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर, चेंजेस आएंगे ब्लड फ्लो के अंदर, और प्लाज्मा बोथ डिजाइन टू और परमेबिलिटी ऑफ वेसल जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। ब्लड वेसल के ब्लड फ्लो के अंदर चेंजेस आएंगी वेजोडाइलेशन की वजह से, और हमारे पास वेसल की परमेबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, जिसके प्लाज्मा प्रोटीन और ल्यूकोसाइट जो है वो मूव आउट कर जाएंगी। द एस्केप ऑफ फ्लूइड को हम कहते हैं एक्सुडेशन। व्हाट इज एक्सुडेशन? एक्सुडेशन है एस्केप ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड फ्लूइड प्रोटीन एंड ब्लड सेल फ्रॉम द वेस्कुलर सिस्टम इनटू द इंटरस्टिशियल टिश्यू। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सुडेशन, जिसके अंदर फ्लूइड ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स वेसल से बाहर निकल जाएंगे, टिश्यूज के अंदर आ जाएंगी। अब 2 तरह का हमारे पास एक्स्ट्रावेजेटेड फ्लूइड होता है, यहाँ तो एक्सुडेट होता है, यहाँ पे ट्रांसुडेट होता है। एक्सुडेट वो है जो कि एक्स्ट्रावेस्कुलर फ्लूइड आएगा और जिसके अंदर हाई प्रोटीन कंसंट्रेशन होगा और सेलुलर डेब्रिस होगा। जिसके अंदर हाई प्रोटीन होगा, सेलुलर डेब्रिस होगा, वो फ्लूइड जिसके अंदर हाई प्रोटीन होगा, सेलुलर डेब्रिस होगा, वो होगा एक्सुडेट। और ये हमें बताता है कि हमारे पास वेसल की परमेबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर गई है। इसके कंट्रास्ट में यानी कि इसके ऑपोजिट में हमारे पास दूसरा फ्लूइड होता है ट्रांसुडेट फ्लूइड, जिसके अंदर लो प्रोटीन और नो सेलुलर लिटिल और नो सेलुलर मटेरियल होता है। ये हमें बताता है कि हमारे पास वेसल की परमेबिलिटी इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं की, लेकिन इसका हाइड्रोस्टैटिक इंबैलेंस हुआ है, ऑस्मोटिक या हाइड्रोस्टैटिक इंबैलेंस हुआ है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी ट्रांसुडेट की कम होती है, एक्सुडेट की ज़्यादा होती है। अब हमारे पास 2 कंडीशन है, लाइक एडिमा और पस। एडिमा जो है वो हमारे पास एक्सुडेटिव भी हो सकता है और ट्रांसुडेटिव भी हो सकता है, और हमारे पास पस जो है वो सिर्फ एक्सुडेटिव भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे ल्यूकोसाइट रिच होते हैं, न्यूट्रोफिल्स मेनली, और डेब्रिस और डेड सेल्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। हमने कहा था जिसके अंदर प्रोटीन और सेल्स वगैरह ज़्यादा होंगे वो हमारे पास कौन सा है, एक्सुडेटिव। तो पस क्या है, अप्यूरेंट एक्सुडेट। अब वेस्कुलर चेंजेस की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास वेस्कुलर फ्लो और उसके कैलिबर में चेंज आएगा। वेजोडाइलेशन होगी, वेजोडाइलेशन होगी वो क्यों होगी, क्योंकि वहाँ पे हिस्टामिन रिलीज होगी। हिस्टामिन रिलीज होने की वजह से हमारे पास वेजोडाइलेशन हुई। ये सबसे पहली अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन है एक्यूट इन्फ्लेमेशन की। वेजोडाइलेशन से पहले हमारे पास जो ब्लड फ्लो था वो लैमिनार फ्लो था। जब वेजोडाइलेशन होने की वजह से ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज करेगा, और ब्लड फ्लो इंक्रीज करने की वजह से वहाँ पे हीट और रेडनेस होगी, जो हमने कहा था साइन ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन है। वेजोडाइलेशन जो है वो क्विकली फॉलो करेगी इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ माइक्रोवेस्कुलेचर, जिसकी वजह से हमारे पास प्रोटीन रिच फ्लूइड यानी कि एक्सुडेट जो है वो ब्लड वेसल्स को लीव करेगा, एक्स्ट्रासेलुलर टिश्यू के अंदर आ जाएगा। लॉस ऑफ फ्लूइड जो है वो वेसल का डायमीटर इंक्रीज करा देगा। ब्लड फ्लो जो है वो वेसल डायमीटर ज्यादा होने की वजह से स्लोअर हो जाएगा। स्लोअर होगा तो जो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं वो सेंटर में अलाइन हो जाएंगे, और व्हाइट ब्लड सेल जो है वो पेरिफेरी में आ जाएंगे। ब्लड की विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। स्टेसिस ऑफ ब्लड फ्लो यानी कि ब्लड फ्लो जो है वो स्लो हो जाएगा। इस वजह से हमारे पास लोकलाइज्ड रेडनेस या एरिथमा होगा। स्टेसिस जैसे जैसे डेवलप होगी तो ब्लड के ल्यूकोसाइट मेनली न्यूट्रोफिल्स हैं वो वेसल के वेस्कुलर एंडोथेलियम के साथ अकोमुलेट होंगे, और जब ये अकोमुलेट होंगे इस प्रोसेस को हम कहते हैं मार्जिनेशन। ये हम आगे भी डिस्कस करते हैं। At the same time, endothelial cell are activated by the mediator at the site of the infection and tissue damage। यहाँ पे मीडिएटर अफेक्ट करेंगे और क्या होगा, हमारे पास वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज करेगी। वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए भी हमारे पास कुछ मीडिएटर्स हैं। कौन से, हिस्टामिन, ब्रैडिकाइनिन, ल्यूकोट्राइन। हिस्टामिन, ब्रैडिकाइनिन और ल्यूकोट्राइन की वजह से वेस्कुलर की ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी बढ़ेगी। ये हमारे पास ल्यूकोसाइट है नॉर्मली, जो कि इस दरमियान में फ्लो करते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता मार्जिन्स के साथ आकर अटैच हो गए, और फिर यहाँ से वेसल की परमेबिलिटी बढ़ेगी तो ये बाहर निकल आएंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं हम रिक्रूटमेंट। वेसल की परमेबिलिटी कैसे बढ़ेगी? नंबर 1 तो रिट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल। एंडोथेलियल सेल जब एक दूसरे से दूर होंगे तो ऐसा रिजल्ट उनके दरमियान में स्पेसिंग आ जाएगी। ये हिस्टामिन, ब्रैडिकाइनिन और ल्यूकोट्राइन्स ये काम करेंगे। दूसरा काम ये होगा कि हमारे पास एंडोथेलियल इंजरी की वजह से भी हमारे पास डिटैचमेंट होगी एंडोथेलियल सेल की, और उनके दरमियान में पोर्स बन जाएंगे, और माइक्रोब्स और माइक्रोबियल एक्शन की वजह से हमारे पास पोर्स बनेंगे। जस्ट लाइक दिस एंडोथेलियल इंजरी हो जाएगी और माइक्रोबियल वेसल के अंदर पोर बन जाएंगे। तीसरा प्रोसेस क्या हो सकता है कि इंक्रीज ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लूइड एंड प्रोटीन, जिसको हम कहते हैं ट्रांससाइटोसिस की वजह से भी हमारे पास एंडोथेलियल सेल जो है वेसल उसकी परमेबिलिटी जो है वो इंक्रीज करेगी। वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर की वजह से, जो कि प्रमोट करेगा वेस्कुलर लीकेज को। और इसके अलावा चौथा ये है कि एंडोथेलियल इंजरी बाय द ल्यूकोसाइट, जो ल्यूकोसाइट वहाँ पे मूव कर रहे हैं ना, वो जो साथ साथ आगे मार्जिन के, उनकी वजह से भी हमारे पास एंडोथेलियम जो है वो इंजर होगी। ये 4 प्रोसेस, नंबर 1 एंडोथेलियल रिट्रैक्शन, नंबर 2 हमारे पास एंडोथेलियल इंजरी, नंबर 3 हमारे पास ट्रांससाइटोसिस, नंबर 4 एंडोथेलियल इंजरी बाय ल्यूकोसाइट। इन 4 चीजों की वजह से हमारे पास वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज करेगी, और इसके प्रोसेस के अंदर हिस्टामिन, ब्रैडिकाइनिन एंड ल्यूकोट्राइन्स ये हमारे पास रोल प्ले करेंगे अपना। अब हमारे पास लिम्फेटिक्स का क्या रोल होगा, लिम्फेटिक वेसल और लिम्फेटिक नोड्स का। ब्लड वेसल तो हो गए डायलेट, अब लिम्फेटिक वेसल जो हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे एक्यूट इन्फ्लेमेशन में। लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो लिम्फ नोड पे जाके वहाँ पे फिल्टर होता है एक्स्ट्रा सेलुलर एक्स्ट्रावेस्कुलर फ्लूइड। लिम्फ नोड जो है लिम्फेटिक ड्रेनेज, नॉर्मली क्या होता है, जो भी हमारे पास लिम्फेटिक्स होती हैं वो जितना भी सीप आउट होता है कैपिलरी का उनको फिल्टर करती हैं। इन्फ्लेमेशन में लिम्फ नोड जो है, लिम्फ फ्लो जो है वो इंक्रीज होगा टू हैव ड्रेन द एडिमा फ्लूइड दैट अकोमुलेट, यानी कि हमारे पास लिम्फ फ्लो इंक्रीज करेगा, क्योंकि हमारे पास कैपिलरी से बहुत ज़्यादा चीज़ें बाहर आ रही हैं तो लिम्फ फ्लो इंक्रीज करेगा। लिम्फ फ्लो इंक्रीज करेगा तो हमारे पास
ल्यूकोसाइट और फ्लूइड और डेब्रिस इतना सब कुछ होगा माइक्रोब्स के साथ साथ, तो लिम्फ वेसल्स हैं, लाइक ब्लड वेसल प्रोलिफरेट करेंगी और इनकी इन्फ्लेमेशन को हम कहेंगे लिम्फेंजाइटिस, यानी कि लिम्फ वेसल्स की इन्फ्लेमेशन और लिम्फ नोड्स की इन्फ्लेमेशन, जो कि इनको ड्रेन कर रहे होंगे, जो इनको साफ कर रहे होंगे, वो उनको कहेंगे हम लिम्फेडिनाइटिस। लिम्फ नोड्स भी एनलार्ज हो जाएंगे क्योंकि वहाँ पे सेलुलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी, और इस सारे रिएक्शन को जो है अगले चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे। थर्ड प्रोसेस था हमारे पास ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट टू द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। अब ल्यूकोसाइट कैसे जाएंगे ब्लड वेसल से निकल के साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन पे जहाँ पे फंक्शन हो रहा है। टिपिकल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के लिए हमारे पास कौन कौन से न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस जो है वो इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रोफिल जो है वो बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, मैक्रोफेज और रैपिड रिस्पांस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। मैक्रोफेजेस स्लो रिस्पॉन्डर है, इसलिए ये हमारे पास क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। न्यूट्रोफिल जो है वो साइटोस्केलेटल रीअरेंजमेंट्स को यूज करते हैं और माउंट करते हैं रैपिड ट्रांजिएंट रिस्पॉन्सेज, और मैक्रोफेजेस जो है वो लॉन्ग लिव होते हैं, स्लो रिस्पॉन्स होता है। न्यूट्रोफिल्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास हीमोपोएटिक स्टेम सेल इन बोन मैरो से प्रोड्यूस होते हैं, 1 से 2 डेज के अंदर रिस्पांस प्रोड्यूस। लाइफ स्पैन है इनका, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो हैं रिस्पांस टू एक्टिवेटिंग सिमिला इनका रैपिड होता है, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, जल्दी से डिग्रेड हो जाते हैं। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज के बारे में अगर हम बात करें तो ये रैपिडली इंड्यूस्ड बाय द समझिए द फेगोसाइट ऑक्सीडेजेस, यानी कि रेस्पिरेटरी बर्स्ट की वजह से ये हमारे पास अकोमुलेट हो जाते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड के लो लेवल्स की वजह से ये अकोमुलेट हो सकते हैं। साइटोकाइन प्रोडक्शन की बात करें तो साइटोकाइन मेजर रिस्पांस जो है इनका साइटोकाइन की प्रोडक्शन की वजह से आता है। और एनईटी यानी कि न्यूट्रोफिल इओसिन न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रासेलुलर ट्रैप्स के वजह से हमारे पास रैपिडली इंड्यूस हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्रीशन ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम, ये डिफरेंट रिस्पॉन्सेज हैं इनके, डिफरेंट चीज़ों की वजह से डिफरेंटली स्टिमुलेट होते हैं। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज के लिए रैपिडली, नाइट्रिक के लिए इतना ज़्यादा नहीं है। डीग्रेनुलेशन की वजह से मेजर रिस्पॉन्स है, साइटोकाइन का लो लेवल है, नेट फॉर्मेशन का रैपिड रिस्पॉन्स है। मैक्रोफेजेस की बात करें तो ये हमारे पास हीमोपोएटिक स्टेम सेल से बनते हैं। उसके अलावा इनका लाइफ स्पैन डेज टू वीक्स होता है, और टिश्यू रेजिडेंट मैक्रोफेजेस होते हैं जो कि ईयर्स तक भी रह सकते हैं। मोर प्रोलॉन्ग इनका रिस्पॉन्स होता है, और न्यू जीन्स ट्रांसक्रिप्शन जो है ये स्टार्ट करते हैं, ऑफन डिपेंडेंट ऑन न्यू जीन ट्रांसक्रिप्शन। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज के अंदर लेस प्रोमिनेंट होते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर हमारे पास जब ये NiNOS नाइट्रिक ऑक्सीजन स्पीशीज जब एक्टिवेट हो जाएंगे, ट्रांसक्रिप्शन को जब एक्टिवेट करेंगी तब ये ज्यादा काम करेंगे। डीग्रेनुलेशन में कोई प्रोमिनेंट रिस्पॉन्स नहीं होता। साइटोकाइन प्रोडक्शन के अंदर इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेट फॉर्मेशन के अंदर इनका कोई रोल नहीं होता। नेट मतलब न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रासेलुलर ट्रैप्स, और स्क्रीशन ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम इसके अंदर लेस होती है। सबसे पहले क्या हुआ कि ल्यूकोसाइट जो है वो एडहेरियन होगी उसकी एंडोथेलियम के साथ। जब ब्लड फ्लो जो है वो कैपिलरी से पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स के अंदर, यानी कि जब जहाँ पे वेन्यूल्स बनना स्टार्ट हुए वहाँ पे गए तो लैमिनार फ्लो था पहले। लैमिनार फ्लो के बाद वहाँ पे वेज़ोडाइलेशन हुई, ब्लड फ्लो स्लो हुआ। ब्लड फ्लो स्लो हुआ तो व्हाइट सेल जो है वो पेरिफेरल पोजीशन में आ गए, यानी कि वेसल्स के मार्जिन पे आ गए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मार्जिनेशन। If endothelial cells are activated by cytokines and other mediators produced locally, they express adhesion molecule. अब adhesion molecule वहाँ पे आएंगे। adhesion molecule क्या करेंगे, इनको स्टिक बाइंड कर लेंगे। adhesion molecule के अंदर सेलेक्टिन्स हैं, p सेलेक्टिन, l सेलेक्टिन, e सेलेक्टिन। e सेलेक्टिन जो है वो हमारे पास एक्सप्रेस होती है एंडोथेलियल सेल पे, यानी कि ब्लड वेसल्स पे, p सेलेक्टिन प्लेटलेट पे और एंडोथेलियम पे, और l सेलेक्टिन जो है वो ल्यूकोसाइट की सरफेस पे। ये आपस में स्टिक कर जाती हैं और लूज अटैचमेंट बनाती हैं। ये दीज सेल बाइंड एंड डिटैच एंड बिगिन टू टम्बल ऑन द एंडोथेलियल सरफेस। अब ये क्या चक्कर है, पहले तो हुई मार्जिनेशन। मार्जिनेशन के बाद जब यहाँ पे हमारे पास कोई भी साइटोकाइंस वगैरह आए तो उन्होंने यहाँ पे सेलेक्टिन्स को इंट्रोड्यूस करा दिया। ल्यूकोसाइट के ऊपर L सेलेक्टिन्स हैं, और जो हमारे पास एंडोथेलियम है उसके ऊपर E और P सेलेक्टिन्स हैं। E और P सेलेक्टिन्स के साथ ये L सेलेक्टिन बाइंड करेंगे और ये एक से दूसरे के ऊपर रोल करते हुए जाएंगे, तो इसको हम कहेंगे रोलिंग। और फिर रोलिंग के बाद क्या होगा, ये जो सेलेक्टिन्स है ये सैलिक एसिड बैकबोन के साथ ओलिगोसैकेराइड्स यूनिट रखते हैं, और इनको स्टिमुलेट कौन करता है, इंटरल्यूकिन 1 और TNF इंटरट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो है वो इनको एक्टिवेट। इसके बाद होगी हमारे पास फर्म एडहेरियन। फर्म एडहेरियन के लिए हमारे पास एक सरफेस प्रोटीन चाहिए जो कि ल्यूकोसाइट पे आएगी, उसका नाम है इंटेग्रिन। इंटेग्रिन जो है वो पहले लो एफिनिटी फॉर्म में होती है, फिर जब ये रोल कर रहे होते हैं ल्यूकोसाइट तो हमारे पास उसका हाई कंसंट्रेशन के अंदर वो डिस्प्ले होती है, उसकी एफिनिटी हाई होती है। हाई एफिनिटी के बाद ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन 1 इसको भी एक्टिवेट करते हैं, और यहाँ पे इसके लाइगेंड होते हैं ICAM1 इंट्रासेलुलर एडहेरियन मॉलिक्यूल्स 1 एंड PCAM वैस्कुलर सेल एडहेरियन मॉलिक्यूल 1। ये दोनों जो है ये हमारे पास इंटेग्रिन के साथ इसको हाई एफिनिटी में कन्वर्ट करने में मदद करेंगे। जब ये हाई एफिनिटी में कन्वर्ट करेगी तो ये सेल मेम्ब्रेन के साथ एडहेयर हो जाएगी, और हमारे पास इसकी मूवमेंट जो है वो खत्म हो जाएगी, और ये अरेस्ट करेगी ल्यूकोसाइट एंड फर्मली अटैच टू द एंडोथेलियम। स्टेबल एडहेरियन कब होगी, जब हमारे पास इंटेग्रिन लो एफिनिटी से हाई एफिनिटी में चेंज होगी। लो एफिनिटी पे इंटेग्रिन जो है वो बाइंड नहीं कर सकती। हाई एफिनिटी पे कैसे चेंज होगी, ICAM इंट्रासेलुलर सेल एडहेरियन मॉलिक्यूल्स और VCAM वैस्कुलर सेल एडहेरियन मॉलिक्यूल्स की वजह से हमारे पास ये इंटेग्रिन हाई एफिनिटी में कन्वर्ट होकर इसको एडहेयर कराएगी और कोवेलेंट बॉन्डिंग के जरिए इनको अटैच करा देगी। इसके बाद हमारे पास सेल जो है वो परमानेंटली एडहेयर हो जाएंगे वेसल की वॉल के साथ। फिर ल्यूकोसाइट जो है वो माइग्रेट करेंगे थ्रू द एंडोथेलियम। अब ये कैसे होगा, ट्रांसमाइग्रेशन, द एक्स्ट्राविजेशन ऑफ ल्यूकोसाइट कॉल्ड ट्रांसमाइग्रेशन। एक मॉलिक्यूल है इसका नाम है प्लेटलेट एंडोथेलियल सेल एडहेरियन मॉलिक्यूल PCAM1 आल्सो कॉल्ड CD31। ये हमारे पास IgG इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली से रिलेटेड है। ये हमारे पास एंडोथेलियम की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके अंदर पियर्स करेगा और वहाँ पे कोलेजनेसिस का एक्शन की वजह से उसको तोड़ देगा। जब ये उसको तोड़ेगा एंडोथेलियम को तो हमारे पास जो ल्यूकोसाइट हैं वो माइग्रेट करेंगे आउट ऑफ द सेल, इसको हम ट्रांसमाइग्रेशन कहेंगे, और ये हमारे पास थ्रू कीमो अट्रैक्टेंट्स। अब कीमो अट्रैक्टेंट्स की आगे बात करते हैं कि कीमो अट्रैक्टेंट्स क्या है।
सर्कुलेशन से एग्जिट होने के बाद ल्यूकोसाइट से क्या होगा, ल्यूकोसाइट जो है वो टिश्यूज के अंदर से मूव करके साइट ऑफ इंजरी पे जाएंगे। इसको हम कहते हैं प्रोसेस को कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस जो है वो एक्सोजीनस और एंडोजीनस बहुत सब्सटेंसेस प्रोड्यूस कराएंगे। बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स हैं वो भी हमारे पास यहाँ पे सिग्नल भेजेंगे, साइटोकाइंस वगैरह, और डिफरेंट कीमोअट्रैक्टेंट्स बाय द माइक्रोब्स भी प्रोड्यूस होंगे और होस्ट सेल भी हमारे पास प्रोड्यूस करेंगे। ये हमारे पास जीपीसीआर के थ्रू जो है वो एक्सप्रेस होंगे, पॉलीमराइजेशन कराएंगे एक्टिन की, और एक्टिन जो है वो मायोसिन फिलामेंट को अटैच करवाएगा और एक्सटेंड करेगा फिलोपोडिया। अब इसके ऊपर जो ल्यूकोसाइट है ना, ल्यूकोसाइट के ऊपर ना डिफरेंट फिलोपोडियाज, यानी जैसे अमीबा के ऊपर नहीं बनते फाइलोपोडियाज, वैसे बनेंगे, और उसकी वजह से हमारे पास जो है डायरेक्शन ऑफ एक्सटेंशन के अंदर ये मूव करेगा, लाइक जस्ट लाइक द फ्रंट व्हील। ये हमारे पास फिलोपोडिया, फिर ये जाएगा हमारे पास माइक्रोब के पास, और माइक्रोब के पास जाके ये उसको इनगल्फ करेगा और डाइजेस्ट कर देगा। इससे हमारे पास क्या होगा, ल्यूकोसाइट माइग्रेट करके टुवर्ड द इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलस, और जो कि हमारे पास इन द डायरेक्शन ऑफ लोकली प्रोड्यूस्ड कीमोअट्रैक्टेंट। द नेचर ऑफ ल्यूकोसाइट वेरीज विद द एज ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस, कि कौन सा ल्यूकोसाइट वहाँ पे इन्फिल्टर करेगा। अगर तो हमारे पास पहले 6 से 24 घंटे के अंदर न्यूट्रोफिल्स आएंगे, फिर मोनोसाइट ड्राइव्ड मैक्रोफेजेस आ जाएंगे 1 से 2 दिन के बाद, और उसके बाद जो है हमारे पास डिफरेंट अदर ल्यूकोसाइट जो है वो ब्लड के अंदर से रिलीज हो जाएंगे। न्यूट्रोफिल शॉर्ट लिव्ड होते हैं, वो हमारे पास 24 से 48 आवर्स के बाद डीजनरेट हो जाएंगे या डिग्रेड हो जाएंगे और उनकी जगह मैक्रोफेजेस ले लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास वायरल इन्फेक्शंस हैं तो हमारे पास एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर भी जो है इओसिनोफिल्स एलर्जिक रिएक्शन के केस में फर्स्ट सेल होंगे, वायरल इन्फेक्शन के केस में लिम्फोसाइट होंगे, एलर्जिक रिएक्शन में इओसिनोफिल, वायरल इन्फेक्शन में लिम्फोसाइट, एलर्जिक रिएक्शन के अंदर इओसिनोफिल, वैसे एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर न्यूट्रोफिल्स फर्स्ट सेल टू इन्वेड होंगे।